मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमेशा की तरह बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे सीटों का बंटवारा, चिराग से किनारा। मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतनराम मांझी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे को 7 सीटें देगी और इस तरह से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें देगी और आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए अपने काम के दम पर राज्य में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने न्याय के साथ विकास किया, हर इलाके में सड़क, बिजली सुधार किया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सीटों की सूची भी रिलीज कर दी जाएगी। हम लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के द्वारा बेवजह बहुत बातें की जाती हैं, मैं उन्हें महत्व नहीं देता हूं। हमसे पहले भी 15 साल दूसरे लोगों को मौका मिला, कहां कोई विकास का काम हुआ, क्या हालत थी बिहार की। हमने हमेशा कहा न्याय के साथ विकास। बता दिया है जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतनराम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा कि पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। चुनाव से पहले तक एनडीए का हिस्सा रही एलजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने, यह भी आपको दिखाते हैं। एक प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मनुष्य का तो कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस प्रकार की बात करता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अस्वाभाविक है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिएगा कि चाहे लाख कुछ कर लीजिए, कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे होते ही हैं कि वो किस तरह से बोलेंगे, किस तरह की बात करेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो,
हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे कि रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको उससे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए हैं? सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए हैं, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। अब कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो का, उसके बारे में तो आप लोग बता देंगे। और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे की घोषणा तो की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सुशील मोदी ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आज रामविलास पासवान जी स्वस्थ रहते तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिखकर देंगे कि एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 दल ही प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य किसी को प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। संख्या चाहे जिसकी जितनी आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसको लेकर किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। संजय जायसवाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और रामविलास जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे, क्योंकि ये सूचना मिल रही है कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी, या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो सुशील मोदी को साफ तौर पे आपने सुना, साफ और सीधा मैसेज उन्होंने दिया कि इफ और बट की कोई अब गुंजाइश नहीं बाकी रह गई है। बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, ये साफ है, स्पष्ट है। एलजीपी को भी संदेश दे दिया, चिराग पासवान को भी संदेश साफ तौर पे दे दिया। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि बिहार की राजनीति की बात की जाए, बिहार की सियासत की बात की जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है साफ तौर पे नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार रवि जी, अब एनडीए ने सीटों को लेकर बंटवारे का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान भी छिटक कर अलग हो गए हैं। सबसे पहले इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, चिराग पासवान और एनडीए में बने हुए हैं, ये तो वो भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, लेकिन बिहार एनडीए में वो नहीं। ये एकदम क्लियर कट बात है, क्योंकि उनके पिताजी लोजपा के संस्थापक, केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, यह भी क्लियर कट है। आज जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने भी कहा, सुशील मोदी ने भी कहा कि वो अस्वस्थ हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं
और वह, लेकिन अब सवाल रहा कि वो जो चेहरे की बात हो रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के एनडीए बिहार में उतरा है। यह कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा है, जेपी नड्डा जी ने भी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा। बावजूद इसके चिराग पासवान इस मामले को उछाल रहे हैं, तूल दे रहे हैं। तो यह भी एक मामला है। अब ये किस तरह से जा रहा है, किस ओर जा रहा है, इसको समझने, अब देखिए एनडीए के बीच में जो अभी जो चुनाव हो रहा है, इसमें बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऊहापोह की स्थिति ऐसे में बनी है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के नाम पर जो उन्होंने विकास किया है उसको वो अपने साथ वो पोस्टर बैनर में हर जगह लगा रहे हैं और उस बात कह रहे हैं कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके विकास मॉडल को हम स्वीकारते हैं, मानते हैं और उसके लिए वो कर रहे हैं। और इसी के बहाने वो नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ। और यह नाराजगी आज नहीं निकली। यह नाराजगी को आप देखिएगा तो यह समझ में आएगा कि यह उनके जो चाचा हुए पशुपति कुमार पारस अभी पहले बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव जब रामविलास पासवान नहीं लड़े, हाजीपुर सुरक्षित सीट थे, और पशुपति कुमार पारस लड़े, तो ऐसी परिस्थिति में वो इस्तीफा कर दिए वो पद से और वहां पर जाकर के चुनाव लड़े। तो उसके बाद से वह कोटा, जो एक कोटा था बिहार एनडीए में, पशुपति कुमार पारस का जगह खाली हुआ, उस पर किसी को नहीं बनाया गया। और जब यह कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में खटका लगा, और यह एक एनडीए में रहते हुए लंबे समय से साथ में रहे, उसके बावजूद जो है सो यह, और उसके बाद से हर जिले में जो उनका बिहारी फर्स्ट का जो नारा देकर के जो हर जिले में जा रहे थे, उनका लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान भी वो जनता से जो फीड मिला, वह जो है सो सरकार को वो दिखाते थे कि देखिए यह फीडबैक मिला है लोगों से संपर्क के दौरान जो हम निकले हैं, तो वह इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके सुधार करने से यह होगा कि सरकार को और बेहतर काम करेगी और क्षेत्र में जो है सो विकास की गति और तेज होगी। लेकिन इस चीज को, इसको दूसरे नजर से देखा गया कि लगा कि जैसे कि चिराग पासवान क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं नीतीश कुमार की और जदयू की। तो ऐसे में जो तल्खी जो है सो बढ़ती चली गई। और ये कोरोना के समय में जो श्रमिकों को नहीं आने दिया गया, और चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, उनको दूसरे प्रदेशों से जो बिहार के श्रमवीर जो गए हुए हैं श्रमदान करने के लिए, वो वहां लौटना चाह रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में तो उनको जैसे अन्य राज्य आने देना चाह रहे हैं, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री को भी अपने प्रदेश में श्रमवीरों को वापस लाने के लिए पहल करनी चाहिए और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था और या जो भी अन्य व्यवस्था हो सकती है वो करना चाहिए। दूसरी बात, कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, जिससे कि कोरोना टेस्टिंग अगर बढ़ती है तो उससे कितने संक्रमित हैं उसकी पहचान होगी और उसका बेहतर ढंग से क्वारंटाइन या जो भी अन्य व्यवस्था होगी वो उस लिहाज से जो नॉर्म्स के तहत कोरोना का वो किया जाएगा। तो इसी ट्वीट को, प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया चिराग पासवान। तो यह भी एक सवाल मेरा ये, जैसा कि आपने साफ तौर पे बताया कि पोस्टर में प्रधानमंत्री के विकास मॉडल को चिराग पासवान दिखा रहे हैं, उसको जो है महत्वता दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी खासकर एनडीए जो नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर बिहार में आगे खड़ा कर रही है, उस पर वो डेंट भी मार रहे हैं। वो पत्र के माध्यम से भी अटैक कर रहे हैं, विकास की बात कर लें, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को लेकर वो डेंट भी मार रहे हैं। इस तरफ से अगर हम चिराग पासवान की जहनियत को समझें तो क्या वो अपने आप को बिहार में एक विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं? चिराग पासवान, इसको समझने की जरूरत है। चिराग पासवान एक युवा हैं और उनका विजन वो 2020 नहीं 2025 2030 की ओर वो उनका टारगेट है। और वो उसको देखते हुए, वो 25-30 को देखते हुए वह काम कर रहे हैं। और उनका आप देखिएगा कि हर जगह जितनी बात वो ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं या जो पत्र लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसको आप पढ़िए से पढ़िएगा तो उसको समझ में आएगा कि चिराग पासवान किस और सरकार को कहां पर किसको कौन कौन सी खामियां हैं वो कैसे निकाल रहे हैं और उसको इंगित करके वो काम करवाना चाह रहे हैं। और वो देखिए, एक सिर्फ सड़क बन जाने से काम नहीं होता है। आप ठीक है, सड़क बनवाने के लिए नीतीश सरकार ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया है,
तो वो 15 साल पहले से सड़क की आप तुलना करके आप नहीं कह सकते हैं 15 साल पहले क्या हुआ था, वो सड़क नहीं थी, 15 साल पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी, 15 साल पहले शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। तो वो 15 साल का भी टेन्योर कम नहीं होता है। 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो उस बात को भी चिराग पासवान कह रहे हैं। ये सिर्फ 15 साल की तुलना 15 साल से न करें, 15 साल में क्या किया गया है, कौन कौन सी सच्चाई मैंने काम धरातल पर उतरा है, उसको भी बताएं लोगों को। तो यह बात चिराग पासवान अपने पत्र के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से लोगों से कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा चिराग पासवान ने कि देखिए, जदयू को वोट देना माने कि जो श्रमवीर आए थे उनके लिए बहुत खराब होगा। वो आए थे, उनको तो खराब होगा या नहीं, वो क्या होगा, वो यह बात को वो बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पे। तो यह कहीं ना कहीं ये असहज महसूस कर रहा है जदयू इस मामले में। यह अभी जो वर्तमान जो एनडीए है बिहार में, अब एनडीए में देखिए, अब चिराग पासवान के अलग जाने के बाद से वो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसको लाया गया तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह हो रहा है। तो यह सब तो कहीं ना कहीं, और अब जदयू के खाते में जीतन राम मांझी भी चले गए जदयू कोटा से, और वीआईपी चले गए, आपको भारतीय जनता पार्टी के कोटा से उनको सीट मिलेगा। तो यह सब जो हो रहा है, सब तो आप अगर यदि हम लोग देखेंगे अपने नजरिए से, तो ये कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल भी है। क्योंकि जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के बहुत माने दूसरे टाइप के उनका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। विकासशील इंसान पार्टी जो कल तक महागठबंधन के साथ में थी, एक दिन में वो छटक करके इधर चली आई। तो यह सब मामला बहुत गंभीर मामला है जिसको समझने की जरूरत है। और ये कैसे चिराग पासवान इतना कर रहे हैं, और अगर चिराग पासवान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ हो रहा है। मणिपुर में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी चुनाव के समय इस तरह का। तो यह कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो, लेकिन हाँ, इसको तूल दिया गया है, यह एक बात जरूर है। तो साफ तौर पे इसको तूल दिया गया, और बिहार की सियासत को समझना शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल साफ हो रहा है, जिस तरह से पाला बदल की जो राजनीति चल रही। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार के दंगल में जल्द हाजिर होंगे। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। तो जहां सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है, महागठबंधन की बात करी जाए, एनडीए की बात की जाए, तो कम से कम तस्वीर तो फिलहाल साफ हो गई है। इस तरह की कुछ दिनों पहले हम जद्दोजहद लगातार देखने को देख रहे थे। बिहार का चुनाव बहुत कोरोना काल में और लिहाजा बहुत इंटरेस्टिंग भी हो रहा था, लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे थे जो कुछ बिहार की सियासत में चल रहा था। रवि जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रवि जी, आपने विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बहुत करीबी से चीज़ों को देखा है, ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझा है।
क्या 2020 के चुनाव की हम बात करें तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स हमने देखी, क्या आपने इससे पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में देखी है, जहां पर नामांकन का दौर चल रहा था, सीटों की तस्वीर कोई साफ नहीं थी, कोई दल समझ में नहीं आता कौन छिटक के इधर चला जाए, कौन उधर चला जाए। 2020 ने इतना जबरदस्त तरीके का जो प्रेशर पॉलिटिक्स हमने देखी, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आई? देखिए, 2020 में आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। कोई भी पिक्चर अगर यदि आप बैठ करके देखें तो पिक्चर कहीं भी क्लियर नहीं है। इतने सारे दल, इतने सारे गठबंधन, महागठबंधन हैं कि इसमें आपको कहीं भी क्लियरिटी नहीं नजर आ रही है कि कौन सा दल कहां पे स्ट्राइक करेगा। टिकट बंटवारे में देखिए, आज अब नॉमिनेशन में, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में कितना कम दिन बचा है। ऐसी परिस्थिति में अभी भी जो है सो सीट का बंटवारा हो रहा है, सीट में किसको मिल रहा है, सैंबल किस तरह से बांटे जा रहे हैं, अभी तक हम लोग के पास यह डेटा नहीं है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हैं। ये स्थिति है, जबकि 3 चरण में ही चुनाव होना है। इससे पहले 6 चरण 7 चरण में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन चुनाव के माने नॉमिनेशन से पहले हम लोगों को सारा कुछ मिल जाता था कि किस दल को कितना सीट है, कौन से उम्मीदवार किस दल के हैं। लेकिन इस बार उहापोह की स्थिति मची हुई। एनडीए में भी देखिए, आज सीट का बंटवारा तो कर दिया गया 121 122, लेकिन उसके और वो कह दिया गया कि इनके पाले में जो है सो वीआईपी हैं, इनके पाले में वो अपने कोटा से जो है सो हमको देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है, हम लोगों को सूची नहीं मिली। तो यह सूची सिर्फ हमें नहीं, किसी को भी सूची नहीं दी गई। बाद में बताया गया कि चला जाएगा, लेकिन अभी तक सूची नहीं आई। तो यह तो है आज माने एनडीए की हालत है। महागठबंधन में भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अन्य जो दल हैं, उसी में दल में एक छोटे मोटे जो दल हैं वो उन्होंने अपना सीट डिक्लेयर कर दिया। जैसे महागठबंधन में ही वाम दल हैं, तो उन्होंने अपना सीट डिक्लेयर कर दिया और कैंडिडेट के उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी 2 दिन पर। तो वो वहां तो, लेकिन यह स्थिति यहाँ क्यों बनी हुई है? गठबंधन जो बड़े बड़े गठबंधन है, महागठबंधन है, तो ये सब तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत कह लीजिए या बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा है इस बार 2020 का चुनाव। ये क्या होगा अभी, और पिक्चर अभी 2-3 फेज का जब आ जाएगा तब ये क्लियर पिक्चर होगा कि अब जो है सो क्या होगा, किसके पाले में गेंद जाने वाली है। तो यह बड़ा उहापोह की स्थिति अभी बनी हुई है। अभी अब जो भी आदमी लोग कह दे कि ये अभी ये पार्टी की सरकार बनेगी या ये गठबंधन जीतेगा, लेकिन अभी कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। पिक्चर एकदम माने धुंधला है। अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। जैसा कि रवि जी साफ तौर पे बात कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति को समझना शायद इस बार बहुत मुश्किल जो है नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीर महागठबंधन या एनडीए की बनी हुई है, जैसा कि उन्हीं ने कहा कि कोई प्रेस रिलीज नहीं दी गई है सीटों को लेकर, तो यानी कि भीतर ही भीतर ऐसा लग रहा है कहीं पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, दलों का भी साफ तौर पर समझ। लेकिन इस बार रवि जी कोरोना काल चल रहा है और बिहार का चुनाव कोरोना काल में पड़ रहा है। इस बीच कई सारी गाइडलाइंस होंगी, कई सारे नियम और कायदे होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो नेता हैं वो लोगों से जुड़ रहे होंगे। कितना असर कोरोना काल का वोटिंग मतदान प्रतिशत पर देखेंगे, जिसको बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी जान झोंक रहा है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कोरोना का भी डर है। तो अगर ये मतदान प्रतिशत पर असर पड़ता है तो क्या तस्वीर रहने वाली है सर? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अभी जो कोरोना का वैश्विक महामारी चल रहा है, ऐसे में बिहार में चुनाव हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो चुनाव कराया जा रहा है, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। लेकिन अभी आप देखिएगा नॉमिनेशन में क्या हो रहा है। अभी नॉमिनेशन हो रहा है तो उसमें सारे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जा रही, वो कहीं कुछ नहीं पालन हो रहा है। अब कहीं पर तो पालन भी किया जा रहा है एक आध 2-4 जगहों पे, लेकिन अधिकांश जगह पे पालन नहीं हो रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुआ, उस जगह पे आप जाकर के कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। यह बात मैं आपको कह रहा हूं और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि कहीं पर भी जितना जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा। ठीक है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है, उसने कह दिया है कि कोरोना पीड़ित भी 1 घंटा का समय बढ़ा दिया गया है कि उसके बाद जाकर के देंगे। लेकिन यह अपने आप में यह सवाल उठता है कि जो कोरोना पेशेंट होंगे वो किस तरह से जाएंगे चुनाव वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। यह बहुत बड़ी, ठीक है, उसके लिए
अंतिम समय में रखा गया है कि घंटा बढ़ा करके कि वो जाएंगे, लेकिन कोरोना पेशेंट जब जाएगा तो वहां पे अन्य लोग भी होंगे। वो ठीक है, फेस शील्ड लगा होगा, सैनिटाइज लगा होगा, का इस्तेमाल किया जाएगा, मास्क लगाया जाएगा। इन सब से क्या कोई आदमी तो कोरोना पीड़ित के तो भाई परिवार लोग उसको छोड़ सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर जो ईश्वर का रूप है वही देखते हैं। तो यह कितना कष्टकर है, तो कैसे वोट होगा? तो और वोटिंग पोलिंग परसेंटेज की जहां तक बात है, सही बात आपने, कैसे मतदान होगा और वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको लेकर चुनाव आयोग का जद्दोजहद भी फिलहाल कर रहा है। फिलहाल रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बिहार की सियासत को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े बड़े दिग्गज इस बिहार की राजनीति को और बिहार में जो कुछ इस वक्त चल रहा है उसको समझने में, जिसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके भी पसीना छूट रहा है। लेकिन इस बीच बिहार का मतदाता भी है जो ये तमाम चीज़ों को देख रहा है, तमाम चीज़ों को महसूस भी कर रहा है। वो वोट की चोट किस तरह से मारेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों?